चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसन बा? बोलो बढ़िया बा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सर विजिबल विजिबल बहुत बढ़िया। चलिए सर शुरू करते हैं ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही बढ़िया तुम्हें एक चीज बताई थी, मतलब वो इसलिए नहीं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में ये नॉलेज है ना होनी चाहिए। ठीक है ना, एज अ फाइनेंशियल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये नॉलेज तो होनी ही चाहिए, इसलिए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा देते हैं। सबसे मजेदार चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी वो बताई थी होल्डिंग सब्सिडरी और प्राइवेट कंपनी। बाकी तो बच्चों वाली बात है ना। तो तुम्हें लग भी रहा होगा कि लॉ में कुछ मजेदार चीजें हैं, लेकिन बस लॉ में क्या करने का है बाबू, राइटिंग प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जो समझ गए ना तुम वो लिख नहीं पाओगे। राइट, जो क्वेश्चन करवाया था मैंने तुम्हें, एक ही क्वेश्चन एक शब्द पे था जो तुम्हें करवाया था मैंने, कंटिन्यू होल्डिंग था, नहीं था वाला शब्द, है ना, कि कौन कौन से लोगों को मुझे एम्प्लॉय शेयर होल्डर नहीं मानना। एक तो अपनी एक्स को शेयर होल्डर नहीं मानना, उसे शेयर होल्डिंग थोड़ी दे दोगे, एक्स को थोड़ी दे दोगे, है कि नहीं बात? जो भैया जो गया सो गया। और एक तुम्हारी एक्स जो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है और कंटिन्यू तुम्हारे नंबर पे वॉच करती है, तुम्हें स्टॉक करती है, मतलब वही बात ना, आज तुम्हारी भाषा में स्टॉक करती है, उसको भी जब तक ब्लॉक ना कर दें, है ना। लेकिन एक बार तुमसे ब्रेकअप करने के बाद, सब कुछ बेच बाचने के बाद, है ना, वो इंडिया में कहावत है शाम का भूला घर आया तो उसे भूला नहीं कहते। शेयर होल्डिंग बेचने के बाद, दूर जाने के बाद फिर से शेयर होल्डिंग लेने को तैयार है, यानी पैचअप ही बोलेंगे ना, हाँ, फिर से पैचअप करने के लिए तैयार है, तो वो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसे शेयर होल्डर माना जा सकता है। इससे मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए थे, याद आई बात? वो 300 200 जो शेयर होल्डिंग थे वो भैया क्वेश्चन ढंग से कर लेना, वो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है। आज की बात है बिल्कुल, है ना, तुच्ची उच्ची बातें, बहुत ही सिंपल सी बातें। अब सर आज की जो बात है भाई, वो बात है किसकी पता है? बीइंग ह्यूमन। किसकी बाबू? बताओ बीइंग ह्यूमन क्या है बाबू लोग? अरे नहीं भाई, आम आदमी से पूछ रहा हूँ, पढ़े लिखो थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, आम आदमी। हाँ, मान लो अगर मैं नेट पे डालूं बीइंग ह्यूमन, हाँ, तो फाउंडेशन कह दो या ये कह दो ना, बीइंग ह्यूमन के बारे में अगर जाने तो इसको आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिल रहा है आपको कि सर बीइंग ह्यूमन सलमान खान फाउंडेशन रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल। पूरी दादा सबसे मजेदार शब्द है ये। पूरी भैया क्या बात कही, बड़ी बढ़िया तरीके से खोलने हैं तो, है ना। हेल्थ केयर एजुकेशन पार्टनर, हाँ, इट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल बाबू ट्रस्ट, एजुकेशन हेल्थ फॉर अनप्रिविलेज चिल्ड्रन, चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि भलाई का काम कर रहे हैं। अब सलमान खान अपनी क्लास में आए, पढ़ लिए थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पढ़ ले, तुम पढ़ ले, तुमने कहा यार ये बढ़िया बात है भाई, मेरे कामों के लिए मैं जिम्मेदार, कंपनी कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार, मैं अलग कंपनी अलग, मैं इंसान कंपनी चिट्टी। याद आया ना सोलोमन वर्सेस सोलोमन? ठीक है, मैकॉरा, है ना। तो भाई सोलोमन मैकॉरा का चक्कर होने का, ये तो बढ़िया बात है। तो उन्होंने पूछा हमसे कि सर ये बता दो अंकुर सर कि क्या मैं बीइंग ह्यूमन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, कल को खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि कुछ इल्जाम लग जाए बीइंग ह्यूमन के ऊपर, है ना, और पता लगा बीइंग ह्यूमन की एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा आ जाए, तो मुझे अपने घर से देना पड़ेगा क्या? तो मैंने कहा हाँ जी देना तो पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो? बीइंग ह्यूमन के ट्रस्टी हो। कौन हो? ट्रस्टी, मतलब जो उसको चलाते हैं, देख रेख करते हैं। तो अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी चोरी चकारी करता है तो चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चलाने वाले लोग हैं उनको लपेटा जाएगा, नहीं सलमान खान, उनके भाई हुए अरबाज खान, इनको लपेटा जाएगा, जो भी बीइंग ह्यूमन में क्या है? हिस्सेदार है, मतलब ट्रस्टी है। क्या किस नाम से रजिस्टर्ड है वो? ट्रस्टी। बात समझ में आई? तो मैंने कहा हाँ जी घर से देना पड़ेगा, घर बिक सकता है, फार्म हाउस बिक सकता है, असेट बिक सकती हैं, है ना। वैसे तो आप तो करोड़ों अरबों के मालिक हो, आपको क्या दिक्कत है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, करोड़ों अरबों से ऊपर ही संपत्ति निकल गई तो, लायबिलिटी निकल गई तो मैंने कहा हाँ जी फिर तो दिक्कत है, फिर तो सड़क पे आने की नौबत आ सकती है, बहुत ही दिक्कत हो सकती है? हाँ अलविदा फार्म है, जो भी फार्म है ना, हाँ अर्पिता फार्म्स बिक जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो भाई तो सलमान भाई को बोला गया कि भैया एक काम करो, आप भी क्या करो, किरण की तरह क्या बना लो, कंपनी बना लो। तो शाहरुख खान ने बोला खाली किरण ही नहीं होती, कंपनी भी होती है। उन्होंने कहा उसका क्या मजा होगा? उसका मजा हमने कहा हमारी जो लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेना, ये सलमान भाई लेक्चर नंबर 1 2 देख लेना, कंपनी बनाने का मजा पता लग जाएगा। एक जूते बनाने वाले ने मजे ले लिए, है कि नहीं बात? तो उन्होंने बोला जूते बनाने वाले ने मजे ले लिए, वो जूता व्यापारी था, और क्या कहते हैं मैकॉरा के साथ बड़ी गड़बड़ी हो गई, वो लकड़ी का व्यापारी था। मैं व्यापारी थोड़ी हूं,
मैं तो ट्रस्ट हूं। तो अब उनकी ये बात दिल पे लगने के बाद कंपनी एक्ट 2013 ने ये बोला, शैलमोहन भाई तुम ट्रस्ट भी होंगे तब भी तुम कंपनी का मजा ले सकते हो सेक्शन 8 के तहत। तो हमने शैलमोहन भाई को बोला, शैलमोहन भाई कम से कम अपने लिए तो याद कर लेना, एनजीओ के लिए खुला गेट, बोलो बाबू, एनजीओ के लिए खुला गेट इसलिए सेक्शन 8, बोलो एनजीओ के लिए खुला गेट बन गया सेक्शन 8। शैलमोहन भाई कह रहे हैं भाई ये तो सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है सर, आज जल्दी जल्दी पढ़ा दो कि मामला क्या है, उतावला सो रहा हूँ, इंतजाम नहीं हो पा रहा। तो हमने कहा शैलमोहन भाई तुम्हारे लिए सेक्शन 8 के दरवाजे गेट खोला गया है ताकि तुम अपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को भी एक कंपनी का फॉर्म दे सको, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मजा दे सको। कल को कोई बड़े से बड़ा है ना क्या करते तुम्हारे ऊपर केस भी करते, तुम अपनी जेब से पैसा नहीं देना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बीइंग ह्यूमन बंद हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बीइंग ह्यूमन बंद हो जाएगी, लेकिन अपनी जेब से नहीं देने का है ना, राइट। तो उन्होंने बोला कि चैरिटी कैसी हो सकती है, तो जज साहब ने बोला अरे चैरिटी तुम कॉमर्स में करो, आर्ट में करो, साइंस में करो, स्पोर्ट्स में करो, एजुकेशन में करो, जैसे सलमान खान तो एजुकेशन में कर रहे हैं ना, ठीक है, रिसर्च में करो, सोशल वेलफेयर लोगों के भलाई के लिए करो, रिलीजन करो, जैसा भी एनवायरमेंट करो, कैसे भी चैरिटी करो, मर्जी हो ना, भलाई काम करना है, भलाई में देखना कि भलाई कर क्या रहा हूं, सिर्फ करना क्या है, भलाई करनी है, बात खत्म। बोलो भाई किसी भी तरह की भलाई करो, लेकिन भलाई में एक बात ध्यान रखना बाबू, क्या चैरिटी हमेशा क्या होती है, भले के लिए होती है, तो क्या नहीं होती, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से लाओगे, जब तुम्हें हम प्रॉफिट ही नहीं निकालने देंगे तो डिविडेंड कहां से आएगा। तो कंपनी होगी तो शेयर होल्डर बनेंगे, तो शेयर होल्डर को बता देना चैरिटी कंपनी है, हम यहाँ प्रॉफिट नहीं कमाते, ना तुम्हें डिविडेंड मिलता, हिस्सेदारी मिल जाएगी पर क्या नहीं मिलेगा, ये कुछ है ना। प्रैक्टिकल क्या है, कंपनीज हैं जो चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 की कंपनी है। अब ये बताओ, अगर शैलमोहन भाई कह रहे हैं कल को मैं ये लगा दूंगा बीइंग ह्यूमन प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया, मान लो या लिमिटेड लगा दिया, तो कुछ ना लोग तो कुछ पढ़े लिखे क्या अनपढ़ लोग भी समझ जाएंगे कि भाई इसने एंड में क्या लगा रखा है, और लिमिटेड मतलब क्या है, ये कंपनी है, धंधा है भाई, क्या करता है भैया, धंधो करता है भाई, यानी कि बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर सलमान खान को कोई चैरिटेबल मानेगा क्यों, जब सब उसे क्या मानेंगे, जब सब उसे बिजनेस मानेंगे तो चैरिटेबल क्यों माना जाएगा, चैरिटेबल तो माना नहीं जाएगा। तो यहां एक गड़बड़ हो गई, मैं हूं चैरिटेबल पर नाम के आगे से मुझे क्या पता लगता है कि मैं एक बिजनेस हूं। फिर ये उन्होंने अरदास पहुंचाई कहां पर, जज साहब के पास। जज साहब ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, लोग शक कर रहे हैं कि चैरिटी के नाम पे धंधा कर रहा है, यानी कपड़े बेच रहा है ना, और उससे जो भी पैसा आता है क्या करता है, हुड़ हुड़ दबंग 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 नाचना शुरू, बेल्ट पकड़ के नाचना शुरू, है ना। तो भाई सर ये बात जज साहब को बहुत बुरी लगी, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें एक आज आशीर्वाद देता हूं कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा उसे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, यानी कि सिर्फ बीइंग ह्यूमन लगाओ, लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि और लोगों को धोखा देने के लिए क्या करो, अपने नाम के आगे कैसे वर्ड लगा लो, ट्रस्ट, फाउंडेशन, ऐसे वर्ड लगा लो, है कि नहीं बात। तो तुम्हें उसका क्या मिलेगा बाबू, लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है ना, राइट। और तुम्हें वही मजा मिलेगा जो एक कंपनी को मिलता है। नहीं, कोई नहीं लगाता, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पता लगता है कि बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे वो क्या है, कंपनी है ना, एज अ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी है, राइट। अगली बात सर, अगर मान लो इतना सब कुछ मजे लेने के बाद अगर बीइंग ह्यूमन ने बेईमानी करनी शुरू कर दी, है ना, तो तुम्हें बताइए कि क्या कहते हैं, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। भाई हमारे देश में ईमानदार कौन है बताओ, नहीं है, नहीं पूरे देश में, चलो मैं बताता हूं, तुम्हें ये बात पता नहीं लगी ना आज तक, मैं बताता हूं, हमारे देश में ईमानदार वो है जो पकड़ा ना जाए। ईमानदार कौन, बस ये बात ध्यान रखना बाबू, ईमानदार कौन, जो पकड़ा ना जाए। तो ईमानदार हो तुम, सब ईमानदार है, पूरा देश ईमानदार है हमारा, लेकिन कब तक, जब तक पकड़ा ना जाए सब ईमानदार है भाई। अगर मान लो बीइंग ह्यूमन को पकड़ लिया गया कि वो अपनी चैरिटेबल पर्पस से जो भी दान दक्षिणा इकट्ठा करते हैं उनको फिल्मों में लगाते हैं, नहीं कमर्शियल पर्पस के लिए लगाते हैं, गरीब बच्चों की भलाई के लिए लगाते हैं। उन बच्चों की फोटो तो लगा रखी है, इन बच्चों की फोटो लगा रखी है, पर इनके पेट में दाना पानी नहीं जा रहा,
तो ये तो गलत है ना भाई, इनके नाम पे तो पैसे इकट्ठा कर रहे हो। तो जज साहब ने कहा शैलमोन भाई इस चीज के लिए तैयार रहना, तुमने जो काम किया, तुम्हारे लिए जो हमने है ना फायदे दिए, उससे तुम भटक गए है ना, तो तुम्हारे लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, रिवोक बोले तो कैंसिल कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है ना। अगर तुमने कोई भी वॉयलेशन किया है, कोई भी फ्रॉड किया है, प्रिजुडिस मतलब अगेंस्ट, पब्लिक के खिलाफ गए हो, यानी जिसे जनता ना माने उन चीजों के खिलाफ गए हो। सर इसे सलमान खान जो बीइंग ह्यूमन है उसमें कपड़े वो सब बेचते हैं, पर जो बेचने का जो पैसा है वो प्रोडक्शन में लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो तो अपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए लगाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि चैरिटी, जो मैं प्रोडक्शन करता हूँ वो दान से करता हूँ, और जो बेच के प्रॉफिट आता है वो मेरा चैरिटी पर्पस में जाता है। उन्होंने इस तरीके से बीइंग ह्यूमन को रजिस्टर्ड कर रखा है। इनके लिए वो ऑडिट भी करा देते हैं, सीए से ऑडिट भी होता है, गवर्नमेंट ऑडिट भी होते हैं, तो कहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चेकिंग कर लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। जैसे ही आपका लाइसेंस कैंसिल होगा क्या लगाना पड़ेगा आपको, नाम क्या आगे, लिमिटेड वर्ल्ड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, राइट। सलमान खान को ये नहीं कि भैया सुबह एसएमएस कर दिया, टैग कर दिया उसे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ऐसा नहीं है। उनको क्या दिया जाएगा, रिटन नोटिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें टैग कर देंगे कल से तेरी कंपनी बंद, ऐसा नहीं है भाई, है ना। और उनको सुनवाई भी दी जाएगी कि भैया आ जाओ, क्या कर लो, केस लड़ लो, तुम्हें सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा कि तुम्हारी कंपनी क्यों बंद की जा रही है, तुम अपने क्या कर सकते हो, हक में केस लड़ सकते हो। अगर सलमान खान अपने हक में केस लड़ने पर नाकामयाब रहे और पता लगा कि वो क्या कर रहे हैं, चोरी ही कर रहे हैं, तो भैया होगा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस रिवोक करेगी तो वो पहला काम ये कर सकती है कि सलमान खान की कंपनी को सेम दूसरी कंपनी में मर्ज कर सकती है ना। मान लो भाई एक चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, रजनीकांत चैरिटेबल ट्रस्ट, रजनीकांत को तो जानते ही हो, है हाँ वही चिट्टी है ना, चिट्टी है रजनीकांत। ठीक है, ये देखो पीछे एक कदम और आगे चिट्टी का बाप रजनीकांत, तुम जानते हो। तो पता लगा रजनीकांत क्या कर रहे हैं, कुछ अपनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, है ना। तो सलमान खान कह रहे हैं यार अगर चैरिटेबल, अगर सलमान खान की बीइंग ह्यूमन बंद कर दो तो गरीब बच्चे अनाथ हो जाएंगे, एक काम करो बीइंग ह्यूमन किस में मर्ज कर दो, तो रजनीकांत में मर्ज करने का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, राइट। गवर्नमेंट देगी, हाँ लिखा तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट भी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, उसी कंपनी में मर्ज कर देंगे जो सेम फॉर्म की कंपनी होगी। या फिर अगर रजनीकांत या दूसरी कंपनी लेने से मना करते हैं, भाई इनके चक्कर में हमारी बदनामी होगी, तो कंपनी को क्या किया जाता है, वाइंड अप किया जा सकता है ना। रजनीकांत तो मीम्स ही बहुत बनते थे, है कि नहीं बात, कि जैसे आजकल इतनी सर्दी पड़ रही है हमारे यहाँ, तुम रजनीकांत को फोन करते थे, भाई अपना एसी बंद कर दे, भाई यहाँ बर्फ पड़ रही है एसी बंद कर दे, है कि नहीं बात। तो ऐसे मीम बनते रजनीकांत के ऊपर। एक बार रजनीकांत का पर्स खो गया, जिसे मिला वो कौन है, नहीं पता, वर्ल्ड बैंक, समझे, यूं ही मत समझ लेना रजनीकांत सर को, है कि नहीं बात। तुमने लगता पुरानी पिक्चर देखी नहीं रजनीकांत सर की, इसलिए बोल रहे हो तुम ऐसा। ठीक है, पनिशमेंट क्या होगी शैलमोन भाई के लिए, जेल छोड़ो, वो तो बात की बात है, पहले पैसा तो वसूल लो। फाइन विच इज नॉट लेस देन 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए तो लपेटे जाएंगे। साथ में वो कितना एक्सटेंड हो सकता है, 1 करोड़, यानी 10 लाख से 1 करोड़ तो देना ही देना है। ठीक है ना। ये तो कंपनी के ऊपर लग गया, बीइंग ह्यूमन के ऊपर। ये आ गया सलमान खान। सलमान खान कौन है, तो सलमान खान के ऊपर लगेगा कम से कम 25,000, 25,000 तो उनको जेब से देने देने, जो कितना आता है 25 लाख। और ये तुम पढ़ोगे सीए इंटर में आके, जो सजाएं, जैसे कि जेल की सजाएं तुम बोल रहे हो ना, जो सजाएं सलमान खान को दी जानी है सेक्शन 447 के तहत, वो भी दी जाएगी। तो आपके कोर्स में उन सजाओं को क्या नहीं किया, उन पनिशमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं किया, बस ये लिख दिया 447 में कुछ पनिशमेंट लिखी गई हैं, वो पनिशमेंट सलमान खान को भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम भी एग्जाम में सिर्फ ये लिखेंगे। हाँ, इंटर में डिटेल में पढ़ना है कि नहीं बात, यहाँ तो इंट्रोडक्शन है बस। ठीक है, जो पूरा मैंने पढ़ाया ना बाबू तुम्हें, उसको मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है ना, ताकि एग्जाम में क्या हो जाए, ऐसा के मतलब शार्प रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट, शार्प रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, एकदम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, भलाई,
कोई मिनिमम पे कैपिटल नहीं चाहिए, वही 1 रुपये में कंपनी खोल सकते हो। आपको जो पैसा है वो आपके ऑब्जेक्ट में लगना चाहिए। डिविडेंड आप बांट नहीं सकते, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस ले ले तो आपको लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कोई भी चीटिंग की गई। चीटिंग करने के बाद ये 3 आपको क्या किए जाएंगे, सजा के तौर पर सुनाया जा सकता है। हाँ, ये सितंबर 2024 में 1 मार्क्स का पूछ लिया। हाँ, बहुत गलत करते हैं वैसे सीए वाले की, लॉ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना गलत बात है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा लिखता भी है ना उसके बारे में, गलत है, पर फिर भी पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि जर्नली, हालांकि ये सीए इंटर से रिलेट करता है, पर क्योंकि एक लाइन डाली हुई है फाउंडेशन में, जर्नली जब भी कोई मीटिंग बुलाई जाती है, बाबू क्या बुलाई जाती है, मीटिंग, है ना, उस मीटिंग में 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन का, यानी कि अगर मुझे मीटिंग, मान लो 1 जनवरी है आज, लेट्स से 1 जनवरी है, तो अगर मुझे मीटिंग रखनी है 22 तारीख को, तो 1 को लेटर इशू हो जाना चाहिए मीटिंग का, यानी कि 21 दिन सोचने के मिलने चाहिए, है ना, कि जाऊं ना जाऊं, समझ गए ना, बोलो भाई। तो इसे बोलते हैं 21 दिन। लेकिन बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो नोटिस है वो 21 दिन के लिए कितने दिन का होता है, यानी कि अगर मैंने तुम्हें 1 तारीख को नोटिस भेज दिया है ना, तो मैं 15 को मीटिंग कर सकता हूं। तो ये 1 मार्क्स का आ गया था, ठीक है ना। डायरेक्टर 21 दिन का होता है, हाँ बस, ठीक है ना, 21 दिन का हम पढ़ेंगे सी इंटर में आके, मीटिंग्स वाला पूरा चैप्टर होगा ना। नहीं, उससे ज़्यादा तो दे सकते हो, मतलब मैंने आज नोट इशू कर दिया 1 जनवरी को कि मैं मीटिंग रखूंगा 2 फरवरी को, चलेगा, 21 दिन से ज़्यादा। लेकिन ये नहीं कि मैं 1 जनवरी को नोटिस दे रहा हूँ, कह रहा हूँ 10 तारीख को मीटिंग है, तो मीटिंग अनऑथराइज है। हाँ, तो उसमें डेट लिख के देंगे। 21 दिन से कम का अगर समय मिला है तो वो मीटिंग नहीं हो सकती लीगली, ट्रस्ट में 14 डेज, ठीक है। शेयर होल्डर, इससे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर कोई डिविडेंड मिलना नहीं है। एक पार्टनरशिप जो फर्म है ना, फर्म, वो सेक्शन 8 की कंपनी बन सकती है। याद है 12th में तुमने वो किए क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म के, अरे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप नहीं करी, करी है ना। कन्वर्ट नहीं करना बाबू, मेंबर बनाना है। यानी कि बीइंग ह्यूमन ये कह रहा है, भाई मेरी कंपनी है अंकुर अग्रवाल एंड एसोसिएट्स या अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी, ये है पार्टनरशिप फर्म, समझ गए बात। अरे 12th में तुमने पार्टनरशिप के क्वेश्चन किए ना, तो पार्टनरशिप फर्म ऐसी तो बनती है, अंकुर अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, अंकुर अग्रवाल एंड सन्स, ऐसे करके क्या कहते हैं, सॉरी, अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी ऐसे बनती है ना। तो मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं सलमान भाई से कह रहा हूं कि अंकुर अग्रवाल तुम्हारी कंपनी में शेयर नहीं ले रहे, अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी तुम्हारी कंपनी में शेयर लेना चाहती है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म शेयर होल्डर बन सकती है? तो सेक्शन 8 कहता है पार्टनरशिप फर्म शेयर होल्डर बन सकती है। हाँ, तो कंपनी तो दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए लिखा है। हाँ, तो इसमें लिख रखा है अलग से, नॉर्मल कंपनी बन सकती है। हाँ, मान लो आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। अगली बात सुने, समझ आ गई बात। सेक्शन 8 कंपनी थ्योरी में आ सकता है भाई। कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है अभिषेक भैया विपरीत जाना, यानी कि खिलाफ जाना, कॉन्ट्रावेंट यानी कि उल्लंघन करना, तोड़ना। अब देखो अगली बात, अब मान लो भाई तुम्हारी किसी की शादी पक्की हो गई, नहीं, मान लो तन्मय की शादी होगी भाई पक्की, क्या भी रहा, हाथ उठा भी रहा है, कब है शादी? अगले साल है, 2026 में करेगा, है ना, अगले साल करेगा, मतलब है ना, 26, 27, 28 है ना। अब तन्मय कह रहा है कि सर शादी हो ना हो, बच्चों के नाम सोच रखे हैं मैंने, छोटा तन्मय, छोटी तन्मय, है ना, ठीक है, इस तरीके से बच्चों के नाम सोच रखे हैं। तो यार नाम सोचने में कोई बुराई थोड़ी है कि भैया लड़का हुआ तो ये रखूंगा, लड़की हुई तो चेतन है ये रखूंगा। देखो दोस्त के नाम सोच सोच के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो तन्मय ने ये सोचा कि मैं आगे जाके अपने बच्चों का नाम, है ना, लड़का हुआ तो तन्मय, चिन्मय कह दिया है, चेतन ने ऐसे करके नाम रखूंगा, पहले नाम सोच लिए, 2 से ज्यादा हुए तो ये रख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से तन्मय ने अपने बच्चों के नाम सोच लिए। अब सोचने में क्या बुराई है भाई, माँ बाप सोचते ही है, तुम्हारे माँ बाप ने सोचा होगा लड़का हुआ तो रख लेंगे, लड़की हुई तो ये रख लेंगे, ठीक है। हाँ, तैयारी कर रखी है भाई ने नाम की। अब ये कॉन्सेप्ट जज साहब को बहुत बढ़िया लगता है, यार ये बढ़िया मजेदार कॉन्सेप्ट है, बच्चा हुआ तो ये सबके साथ है कई सालों से, भाई ये नाम ये रखेंगे, है ना।
तो जब ये नाम के बारे में सोच लिया गया तो क्यों ना कुछ ऐसा मजेदार काम कंपनी में नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। तो जज साहब ने बोला कि मान लो एक तुम जैसे खतरनाक पढ़े लिखे बालक है, वो कह रहे हैं सीए बनने के बाद हम क्या करेंगे, मान लो कंपनी बनाएंगे अपने काम करने के लिए, क्या बनाएंगे? तो तन्मय कह रहा है कि मैं बनाऊंगा तन्मय प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हमने आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड बना रखी है, ऐसे तन्मय बना तन्मय प्राइवेट लिमिटेड। क्या दिक्कत है, बन जाएगी। अब क्योंकि तन्मय को लगता है क्योंकि मैं अपने नाम से तन्मय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा, कल को कोई और बंदा XYZ आ गया, उसने तन्मय प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। तो कंपनी एक्ट का एक रूल है कि जो नाम किसी को दे दिया वो नाम किसी और को दे सकता है। वरना हम रिलायंस नाम से ना खोलते कोचिंग, रिलायंस है ना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो तुम्हें लगता भी रिलायंस का वेंचर है या टाटा का वेंचर है ना, तो किसी गुडविल नहीं खा सकते आप। तो इसलिए तन्मय सोच रहे यार मेरा नाम किसी ने ले लिया तो तन्मय के पास एक ऑप्शन है कि कुछ पैसे देकर, बाबू पैसे देना पड़ेगा, पैसे का खेल है सारा, कुछ पैसे देकर वो इस नाम को प्री रजिस्टर्ड करा ले। क्या करा ले? और ये बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगी जब तन्मय उसमें क्या करना शुरू कर देगा, ट्रांजैक्शन, जिसे बोला गया जज साहब ने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या बोला गया है? हाँ बिल्कुल वैसी प्री बुकिंग, ठीक है ना। तो नाम की बुकिंग कर दी पैसे देकर, और तन्मय ने बोला जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुरू करूंगा तब तुम इसका मुझे क्या दे देना, सर्टिफिकेट दे देना, लेकिन अभी क्या कर लो, रजिस्टर्ड कर लो, पैसे ले लो भाई, नाम किसी और को मत देना भाई। इनकॉर्पोरेट नाम इशू हो जाएगा। देखो तो इनका फॉर्म तो हो गई लेकिन वो काम नहीं हो रहा। एक तरीके से कह दो पार्टनरशिप की भाषा में स्लीपिंग कंपनी हो गई। इसलिए स्लीपिंग कंपनी को क्या बोलते हैं वो? हाँ जिस दिन नाम रजिस्टर्ड कराया, ये लिखा ना स्लीपिंग कंपनी, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड तो होगी बाबू फॉर द फ्यूचर प्रोडक्ट, या फिर फ्यूचर में हम कोई इंटेंजेबल एसेट लेंगे, लाइसेंस वगैरह, लेकिन एक शर्त माननी है, क्या नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो फ्यूचर के लिए तुम्हें क्या हो जाएगा, एक नाम दे दिया जाएगा और तुम्हें रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, जिसे बोला जाएगा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट पार्टनर होता ना, ऐसे डोरमेंट कंपनी, ठीक है, राइट, थ्योरी में आएगा, ठीक है ना। और क्या थ्योरी मतलब केस स्टडी और थ्योरी दोनों मिक्स होते हैं ना। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, राइट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, तो तुम समझ गए, जो हमने पढ़ा वो तुम्हें याद करके लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, राइट। इनकी केस स्टडी बन के आ सकती है कि बीइंग ह्यूमन थे, वो चैरिटेबल ट्रस्ट थे, ऐसा था वैसा था, ये कर दिया, तो बताओ क्या प्रोविजन है, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी। क्या बोल देते हैं? तो इनएक्टिव कंपनी मतलब होता है जिन्होंने कोई भी बिजनेस अभी शुरू ही नहीं किया है, कोई सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी ही नहीं है। तो जिस भी कंपनी ने सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है ना, ड्यूरिंग द लास्ट, कब तक, या फिर उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, कब, तो वो इनएक्टिव कंपनी होती है, यानी कि नाम तो है लेकिन वो काम नहीं करते। अच्छा, मतलब कोई कंपनी 2 साल मतलब अभी तक चलती आ रही, 5 वर्ष से काम कर, 2 साल बाद उसमें कोई ट्रांस नहीं रहेगा, मतलब वो फिर इनएक्टिव बन जाएगा। हाँ ठीक है, डोरमेंट कंपनी का दर्जा दिया सकता है उन्हें। अब बात ये आती है कि सर मुझे कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो करनी नहीं, क्या नहीं करनी बाबू, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो करनी नहीं है। अगर मुझे कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करनी नहीं है तो जब मैं कंपनी रजिस्टर्ड करूंगा तो फीस भी तो दूंगा, तुमने पैसे मांगे, तो क्या पैसे का लेन देन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? तो जज के दिल पे लगी बात, जज ने कहा पूरी था, जज ने कहा को लिख देते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में ये चीजें नहीं आती। तुम अगर रजिस्ट्रेशन पे फीस दोगे तो हम उसे क्या नहीं मानेंगे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। अब मान लो तुम्हें टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ गया, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ गया, तब मैं कह रहा हूं कि चलो कंपनी लॉ वालों ने पैसे लिए, अब जीएसटी वाले पैसे ले रहे हैं, तो जज साहब ने लिख दिया अगर किसी और लॉ में पैसे दोगे तो भी हम उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, है ना। अगली बात, जब कंपनी बनेगी, चाहे डोरमेंट कंपनी बनी हो या प्राइवेट, वो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, तो उसमें शेयर होल्डर तो मिनिमम चाहिए 2 और 7। तो जब शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करोगे, कम से कम 2 शेयर होल्डर को तो करोगे, तो हम उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। और कंपनी एक्ट का प्रावधान है कि तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो ऑफिस बनाना पड़ेगा भाई। जब ऑफिस बनाऊंगा तो घर के बाहर बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, जैसे लग रहा है ना आरकेजी,
तो जब मैं घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगा तो उसकी पेमेंट भी तो करूंगा, मेंटेन करने की, ऑफिस बनाने की, उसको खाते बनाने की, तो हम ये भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अरे तो पीएनएल तो बनाओगे, कैश टू कैपिटल की पीएनएल नहीं बनाओगे, एक तो एक एंट्री तो डालोगे ना। अब एक एंट्री भी तो खाते को जन्म दे देती है। भाई तुमने कहा कि मैं डोरमेंट कंपनी बना रहा हूं और शेयर होल्डर इशू करूंगा, तो शेयर होल्डर को शेयर इशू करोगे, कैपिटल भी लोगे, तो कैपिटल लोगे तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, है कि नहीं बात। तो उसे भी हम क्या नहीं मानेंगे, इन चारों को, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का कि व्हाट आर नॉट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर डोरमेंट कंपनी। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो डोरमेंट कंपनी के लिए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती, तो चारों लिखने पड़ते हैं, यानी आधे मार्क्स का 1। ठीक है बाबू सर। कुछ कंपनी तो चिट कंपनी, वो देखा आजकल जो क्या कहते हैं मम्मी कमेटी डालती हैं, हाँ चिट फंड टाइप, हाँ लक्ष्मी चिट फंड, है ना। तो वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। इसके लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंपनी बनाई जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, तो उन्हें बोला जाता है निधि कंपनी। क्या बोला जाता है, निधि का मतलब ही क्या होता है, पैसा या उससे फायदे, ठीक है, राइट। तो आप निधि कंपनी का अगर जन्म करते हैं और उससे एक दूसरे को क्या देते हैं, बेनिफिट देते हो, निधि कंपनियां बना सकते हैं। प्रैक्टिकली कम बनती है कंपनी। और फिर आती है भाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, यानी कि जो जनता को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, जैसे कि ये LIC, IDFC, UTI, ऑब्वियसली बात है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट और नोटिफाइड बाय RBI। ऑब्वियसली बात है, अगर ये LIC है, IDFC है, UTI है, तो इनको नाम तो दे दिया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको पता लगना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कंपनीज है। क्या है, तो 51% कौन लेता है, तो यानी कि PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गवर्नमेंट कंपनी है। हाँ, LIC का 90% गवर्नमेंट के पास है, सिर्फ 10% शेयर है बस मार्केट में। हाँ और क्या, नहीं तो LIC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, ठीक है। तो LIC के जो LIC नहीं प्रॉफिटेबल है। सुनो इधर ध्यान से, बेकार क्या होता है, यानी कि PFI जो होते हैं वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है। इनमें मेजॉरिटी हिस्सा किसका होता है, गवर्नमेंट के। समझ गए टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में मेनली जो देखो, छोटी छोटी कंपनी तो कभी भी आ सकती है। अब यही पूछ लिया कि भाई गवर्नमेंट कंपनी में कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो पूछ तो कुछ भी, भाई वो स्त्री है, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कि क्या क्या मुझे याद करके जाने ही जाने हैं मेनली चीजें। जैसे प्राइवेट कंपनी याद करना है ना, होल्डिंग सब्सिडरी, हमें मुझे स्पेशली सब्सिडरी मुझे पता होना चाहिए डेफिनेशन, और सेक्शन 8 मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात सर, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर सर मुझे अगर ब्रेक करना है, यानी कंपनीज एक्ट को अगर मुझे ब्रेक करना है कि सर मैं पढ़ने में किन किन टॉपिक को एक साथ ही पढ़ना है, तो भाई कंपनीज एक्ट में हम कह सकते हैं पहला हिस्सा हमने पढ़ा बेसिक, यानी डेफिनेशन सोलोमन वर्सेस सोलोमन, है ना, या कह दो बेसिक और उसकी डेफिनेशन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। फिर पढ़ा हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन, और उसके साथ ही जोड़ा हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, एक हिस्सा ये पढ़ा, ठीक है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के वो 5 केसेस। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। तो अब हम अगला पढ़ा, अब हम पढ़ सकते हैं जो पीछे से कुछ रिलेशन नहीं रखता, कोई रिलेट नहीं करता, उसे हम क्या बोल सकते हैं बाबू, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, कंपनी कैसे बनती है, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे आगे क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और बस खत्म।
यानी कि सिर्फ कंपनीज एक्ट, हाँ मुआ हुआ, यस सर। इतना सही कंपनी एक्ट है तुम्हारे फाउंडेशन में। नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, पर ये खत्म हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है ना। आगे नहीं बढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्यों नहीं, अरे काहे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कंपनी को कैसे बनाना ध्यान रखें, कंपनी को है ना कैसे बनाया जाता है ये ध्यान रखना है सर। ठीक है, अब भाई अगर मैं बोलूं कि भाई कंपनी को अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, यानी कि कंपनी को जो बनाने वाला बंदा होगा, तो सीधा पहले सोच पे चलते हैं। कहां चलते हैं? सोच पे, क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय है। बोल के विद्या बालन आंटी कहती थी जहां सोच वहां शौचालय, लेकिन हर जगह जहां सोच वहां शौचालय नहीं होता। कुछ जगह पर जहां सोच वहां कंपनी भी हो सकती है, शौचालय की जगह कंपनी भी हो सकती है। ठीक है ना। एक बंदा जो ये सोचता है कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, है ना, हालांकि तुम तो कभी सोचा नहीं, तुमने तो ये सोचा है घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, बस इससे आगे तुम बढ़े नहीं जीवन में कभी। लेकिन फिर भी कोई बंदा सोचता है, मान लो धीरू भाई अंबानी ने कभी सोचा होगा कि मैं रिलायंस को एक कंपनी के फॉर्म में लूंगा, तो धीरू है, हाँ, कि धीरू भाई अंबानी ने सोचा 70s 80s में कि मैं क्या करूंगा, एक कंपनी को जन्म दूंगा, तो धीरू भाई अंबानी को कहा जाएगा प्रमोटर। क्या कहा जाएगा बाबू, क्या कहा जाएगा? जो अपने एक विचार को प्रमोट करता है, अपने एक विचार को क्या करता है, हाँ प्रमोट करता है, कि उसको बढ़ावा देता है, मोटिवेट करता है कि अब मुझे करना है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस के प्रमोटर रहे होंगे? हाँ, ये कैसे पहचानेंगे? धीरू फाउंडर तो बच्चों वाला वर्ड है, अब टेक्निकल वर्ड है फाउंडर। फाउंडर तो कौन बोल रहा है? बच्चा बच्चा बोल रहा है, चौथी पांचवी क्लास का फाउंडर। वो स्टार्टअप देख के ना, मैं स्टार्टअप का फाउंडर, फाउंडर नहीं, फाउंडर टुच्चे वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड। टेक्निकल वर्ड क्या है? प्रमोटर। तो मुझे ये कैसे पता लगेगा धीरू भाई अंबानी रिलायंस के प्रमोटर है? अच्छा, मुझे आज कैसे पता लगेगा धीरू भाई अंबानी दुनिया में नहीं तो भी वो रिलायंस के क्या है, प्रमोटर है? तो मैं जब, है ना, सेक्शन 269 ने ये बोला, पर्सन, कोई भी पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है ना, कहां लिखा है, या फिर उसका नाम कहां लिखा जा रहा है हमेशा, एनुअल रिटर्न। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कंपनी कोई खोली जाती है तो पब्लिक को जब शेयर इशू करती है तो पर्चे बांटते हैं वो। जैसे सी इंस्टीट्यूट ने तुम्हें प्रोस्पेक्टस भेजा होगा, 2-3 पेज की, आई थी नहीं आई थी, ज्यादा हो गई थी, हाँ आया था नहीं आया था घर पे, हाँ तो जब आएगा प्रोस्पेक्टस, साथ में प्रोस्पेक्टस भी आएगा, उसमें भी बताते हैं हम कौन है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमने जीवन में आज तक क्या कर लिया, और हमारे मेंबर्स कितने पैसा कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, सब चाहिए, बढ़िया बढ़िया बातें लिखी होती है उसमें, ताकि उसे देखकर तुम सीए का फॉर्म भर दो। ठीक है ना, ये सब चीजें। तो वो कौन है? प्रमोटर। अगली बात, प्रमोटर अगर ऐसे नहीं पता लग रहा तो याद रखना, जिसका नाम है ना, उस और जिसने कंट्रोल कर रखा है कंपनी के कुछ काम पर, किस पर, चाहे वो शेयर होल्डर की तरह कर रहा हो, डायरेक्टर की तरह, वो भी कौन होगा? प्रमोटर। या फिर जिसकी एडवाइस पर कंपनी को चलाया जाता है, जिसके एडवाइस पर, वो भी कौन होगा? प्रमोटर। नहीं नहीं नहीं, वो प्रमोटर तो रहेगा ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा तुम कहीं ना कहीं साइन करोगे कि मेरी सलाह पे काम हो रहा है, जैसे ये साइन करें। नहीं नहीं, लीगली ऐसा नहीं होगा ना। इसमें लिखा तो प्रमोटर कौन होगा? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, जिसने कंट्रोल कर रखा है, या जिसकी एडवाइस पर काम किया था, वो कौन होता है? प्रमोटर। ये तो टेक्निकल बात हो गई, है कि नहीं बात? आम आदमी की भाषा में कौन? जो कंपनी को बनाने का क्या करता है, जन्म देता है, कंपनी को बनाने के सोचता है, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। जैसे पेपर इकट्ठे कर लिए, एड्रेस इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने मेंबर चाहिए? 7, है ना, कंपनी बना सकते हैं। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने? वो पार्टनरशिप है बाबू, बेहोश हो गए तुम,
वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, मैं कंपनी एक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो ऐसे बच्चे हो ना, किसी दिन तो टीचर ही आत्महत्या कर लेगा, किसी दिन लॉ के टीचर तो मेरे जैसे तो टीचर तो कर ही लेगा भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। बोलो इतनी बात समझ आ गई। अब अगला पड़ाव क्या होगा, प्रमोटर ने सोच लिया कि भाई मैं कंपनी को क्या दूंगा, नहीं कंपनी को जन्म दूंगा, कंपनी को फॉर्म करूंगा। तो कहाँ जाएगा, वो सीए वगैरह के पास जाएगा, है ना। भाई तुम्हें कोई कहते हैं, मुझे कोई कहते कंपनी बनानी है, तो भाई मैं थोड़ी बना देंगे, हमें कहाँ जाना पड़ेगा भाई वो, हाँ हमने सीए स्टूडेंट सीए के पास जाना पड़ेगा। सीए हमें कहाँ लेके जाएगा, सीए हमें लेके जाएगा जहां तुम्हारी कंपनी बन रही है उसके रजिस्ट्रार पर। कहाँ लेके जाएगा भैया, जहां तुम्हारी कंपनी बन रही है उसके रजिस्ट्रार पर लेके जाएगा। अब ये सब काम आजकल क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। अब तुम्हें पैसे ले लेकर, है ना, फॉर्म ले लेकर इधर उधर भगने की जरूरत नहीं, सब काम क्या हो रहे हैं भैया, ऑनलाइन हो रहे हैं। सीए सब कर देगा, फीस लेगा अपनी, सब कर देगा। अब देखो, यानी कि जैसे तुम सीए के पास जाओगे, तुम कहोगे भाई मुझे कंपनी बनानी है, तो वो तुमसे क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कुछ, है ना। और वो डॉक्यूमेंट किसको दे देगा, रजिस्ट्रार को दे देगा। जिस एरिया पे तुम क्या बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो। यानी कि अगर तुम्हें नोएडा में कंपनी बनानी है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले जाएंगे, नोएडा के रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे, नोएडा के रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे, ठीक है भाई। अब याद क्या करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाने हैं, याद क्या करना है भैया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाने हैं। सबसे पहला सबसे खास डॉक्यूमेंट जो तुम्हारी सोच से ही जन्म ले लेता है, क्या, मोए मोए, मोए देना है, मोए मोए और ओए ओए, तो मोए मोए दे देना। पहला क्या हो गया, मोए मोए, दूसरा क्या हो गया, ओए ओए। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल, है ना, क्या देना है बाबू, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये पढ़ेंगे डिटेल में अभी हम बाद में, कि मेमोरेंडम में क्या बातें लिखी होती है और आर्टिकल में क्या बातें लिखी होती है। बस ये दो ही टॉपिक रह जाते हैं, है ना, हमारे कंपनी लॉ के अंदर। दूसरा मोए हो गया। फिर डिक्लेरेशन दे दो जो कंपनी को बना रहा है, यानी कंपनी को कौन बनाने की सहायता कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तुम्हारा जो एडवोकेट है या तुम्हारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या तुम किसी कंपनी सेक्रेटरी से बनवा रहे हो, उसकी डिक्लेरेशन दे दो कि मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकी कंपनी को बनाने में इनकी सहायता करता हूं। भाई ये भी तो बताओगे कौन मेरी सहायता कर रहा है कंपनी बनाने में, ठीक है ना, राइट। साथ में डिक्लेरेशन दे दो कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी, हाँ जो लॉ में लिखा है वो सब जरूरी है। अब डिक्लेरेशन में देना क्या मुद्दा है, डिक्लेरेशन में देना ये, तुम्हें ये लिखकर डिक्लेयर करना है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, वो सब मैंने क्या की है, कंप्लाई मतलब फॉलो या पूरी की है, ठीक है, राइट। ये डिक्लेरेशन दे देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी के डायरेक्टर्स, और ऑब्वियसली बात है देना बनता भी है। बोलो भैया, दो हो गए, क्या दे दिया आपको बताना जरा, क्या क्या दे दिया, मोआ ओआ डिक्लेरेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट की और कंपनी के डायरेक्टर की, ठीक है। फिर जब कंपनी बनेगी तो तुम्हारा सीए कहेगा भाई सलोमन की तरह 7 लोग जोड़ो, 5 बीवी 1 बच्चा या 1 बीवी 5 बच्चे, मर्जी है तुम्हारी, है कि नहीं बात, कितने लोग जोड़ो, हाँ 7 लोग जोड़ो। अब वो 7 के 7 लोग जिस पेपर पे साइन करेंगे, है ना, तो ऐसे लिखा जाता है नाम, जैसे मैंने कंपनी बनाई तो अंकुर अग्रवाल, है ना, मैं हो गया। फिर मान लो मैंने पराग गुप्ता सर हो गए, है ना, हमने 2 कंपनी बनाई, तो इसके आगे लिखा जाएगा अंकुर अग्रवाल के पास शेयर्स हैं मान लो 10%, पराग गुप्ता के पास शेयर्स हैं 90% आरकेजी के, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मेरे भी साइन होंगे और यहाँ पर गुप्ता सर के साइन होंगे, ठीक है ना। तो जिससे लोगों को और उस मेमोरेंडम को, उस पर्चे को पढ़ने वाले को ये पता लग जाए कि भाई इस कंपनी के, प्राइवेट कंपनी है, इस कंपनी के 2 शेयर होल्डर हैं, दोनों के शेयर होल्डर ये हैं, या 3 है, 4 है, 5 है, मैक्सिमम 200 कर सकते हैं ना, तो ये सब पता लग जाएगा। अब इसके लिए हमें बुलाया जाएगा कहाँ, साइन करने के लिए रजिस्ट्रार के पास, कि आप आके साइन करोगे। तो हमें प्यार से बोला जाएगा सब्सक्राइबर, जैसे यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, तो ऐसे बोला जाएगा सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। हमने किसको सब्सक्राइब कर दिया बाबू, मेमोरेंडम, ठीक है ना। कि पहला डायरेक्टर कौन है,
कि कंपनी के पहले शेयर होल्डर कौन है और कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन है। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर जब मैं साइन करूंगा तो मुझे इन सब बातों पे भी साइन करने पड़ेंगे। मैं साइन करके दूंगा कि मुझे आज तक किसी भी अपराध में दोषी नहीं पाया गया, है ना, यानी कि मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, या मुझे अगर ऑफेंस करने का केस चला है मेरे ऊपर तो मुझे गिल्टी नहीं पाया गया। कोर्ट ने बोला बाइज्जत बरी किया जाता है, तो गिल्टी नहीं पाया गया, है ना, किसी भी काम में, कंपनी एक्ट के किसी भी काम में। जो मैं रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट दे रहा हूं वो क्या है? सही है और सच्चे हैं। तो ये बातें मुझे और पराग सर को देनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सब्सक्राइबर हैं और पराग सर क्या बन रहे हैं? फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं, न्यू डायरेक्टर, तो देनी पड़ेगी बात। ठीक है, बोलो भाई। नहीं, आपको देना पड़ेगा। हाँ दिया है? हाँ, ये सब वो प्रिंट आउट होता है, हम साइन कर देते हैं। आई डिक्लेयर दैट, तो सी में भी लिखते हैं हम। अगर मैं किसी भी काम में गलत पाया गया तो सी के पास ये राइट है, ICI के पास कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैंसिल, वो टिक लगाते हैं हम, चेक टिक, और फिर सबमिट कर देते हैं। हमारे एड्रेस तो जाने हैं भाई। नहीं खोलते, अपराध तो अपराध है ना भाई, छोटे मोटे तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। अब भैया अगर मैं इंडिया में कंपनी खोला, मेरा पता तो होना चाहिए, है कि नहीं बात? ऐसी पर्टिकुलर नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली मेंबर, किसके? हर एक सब्सक्राइब का नेम और उसके फैमिली मेंबर के बारे में बताना है। कंपनी का एड्रेस भी देना है, सब्सक्राइबर के घर वालों का और उसका भी एड्रेस देना है। ठीक है ना? और जिनके नाम आर्टिकल्स में दे रखे हैं उनका भी क्या देना है? उनके भी एड्रेस देने हैं, है ना, उनके भी, यानी कि जिनके नाम मेमोरेंडम में दे रखे हैं उनका भी एड्रेस देना है, जिनके नाम आर्टिकल्स में दे रखे हैं उनका भी एड्रेस देना है। और आखिरी बात क्या देना है? अब ये बताओ, किसी ने मेरे सर पे बंदूक रख के तो साइन नहीं करा लिए कि बन शेयर, वो डायरेक्टर बन, शेयर होल्डर बन। हाँ, तो जज साहब ने बोला उस बंदे का इंटरेस्ट के भी साइन लेने हैं कि मेरा इस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, जिसलिए मैं कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता हूं। मेरा कंसेंट भी होना चाहिए कि मैं एज अ डायरेक्टर बन के डायरेक्टरशिप में क्या करना चाह रहा हूं? काम करना चाह रहा हूं, है ना। डायरेक्टरशिप में क्या करना चाह रहा हूं? काम करना चाहता हूं। बोलो भाई। याद हो जाएगी बात? यानी कि मोटा मोटी मुझे 7 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है। हाँ हाँ, देखो ना एक बार, मोआ हुआ डिक्लेरेशन, यानी कि मैं जो कह रहा हूं वो मैंने एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है। सीए बोलेगा जो नया कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है और जो सब्सक्राइबर बन रहे हैं वो 3 बातें बताएंगे कि मैं अपराधी नहीं हूं, अपराध का केस चला था तो मैं गिल्टी नहीं था, और मैं अपनी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सच्ची इंफॉर्मेशन है। चौथी बात बहुत आसान, कंपनी का एड्रेस दे दो और जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उनका एड्रेस और उनकी फैमिली के बारे में बता दो। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर है, ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हो गई, राइट, कि जिनका नाम मेमोरेंडम और आर्टिकल में। और आखिरी बात, मुझे ये साथ में ये बताना है कि मैंने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दी है, अपनी मर्जी से दी है, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। ठीक है ना? फिर सबमिट हो जाएगी सारी चीजें, आपको क्या मिल जाएगा? इसे बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं कंपनी का, इंडिया में उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपके नाम क्या है, क्या वर्ड जुड़ जाएगा? और या लिमिटेड। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CIN, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको मिलता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आम आदमी का होता है पैन नंबर और आधार नंबर, तुम्हारा आधार नंबर है ना, तो अगर तुम्हारा आधार नंबर, तो कंपनी का आधार तो होता नहीं है, तो कंपनी के आधार नंबर की जगह बोलते हैं CIN नंबर। वो इस तरीके से होता है, ये ज्ञान की बात है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं, है ना, राइट। स्टेट में है, प्राइवेट है, पब्लिक है, और कंपनी का नंबर है। फिर अगली बात ये कहते हैं भाई, तुमने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, अपना मोआ ओवा जो मेंटेन करना है वो कहाँ मेंटेन करोगे? हेड ऑफिस पे मेंटेन करोगे, ब्रांच पे नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते? हेड ऑफिस। यानी कि अगर आरकेजी की ब्रांच है और यानी आरकेजी के 2-3 ऑफिस है
तो आरके जी को ये बताना पड़ेगा कि हेड ऑफिस कौन सा है। अच्छा। तो जो भी चेकिंग करने वाले आएंगे वो ब्रांच पे छापा नहीं मारते, कहाँ मारेंगे? तो वहां पे मौजूद होने चाहिए तुम्हारे पेपर्स, बहाना मत बनाना, ठीक है ना? तो मतलब अगर मैंने दूसरे ब्रांच पर रख दिया अपने पेपर पे फ्रॉड हो रही है। हाँ, पेनल्टी लगेगी। हेड ऑफिस पे क्यों नहीं रखे? ब्रांच पे क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं ब्रांच पे नहीं रखना तो क्यों रख रहे हो ब्रांच पे भाई? भाई जब ट्रैफिक के नियम कह रहे हैं लाल बत्ती पे क्रॉस नहीं करना, तो भाई लाल बत्ती क्रॉस करके क्यों जा रहे हो? कि लाल का मतलब खतरा, मैं भाग लिया, ये कोई बात थोड़ी हुई है कि नहीं बात? तो तुम्हारे लाल का मतलब अलग है और ट्रैफिक एक्ट में लाल का मतलब अलग है, ठीक है। अगली बात, अगर ऊपर दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी पाई गई, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, चाहे वो फर्स्ट डायरेक्टर की हो, चाहे वो सब्सक्राइबर की हो, 7 जो सब्सक्राइबर हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी पाई गई या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाया, सप्रेस मतलब छुपाया, ठीक है ना, कंपनी के बनते टाइम हो लिया काम तमाम, 447 की सजा के लिए तैयार रहना, यानी कि जेल तक की नौबत है। और कंपनी बनवा दी, कंपनी बनने के बाद मजे ले लिए, बाद में पता लगा बे झूठी बात बोल दी, इसके ऊपर तो केस चल रहा था, ये तो पहले अपराधी घोषित हो चुका है ना? तो क्या होगा? झूठ बोला उसके ऊपर केस होगा ना, और कंपनी की भी 447 के ऊपर सजा है जो वो मिलेगी। तो कंपनी मुक्त हो जाएगी, कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर है ना, ये लिखा ना। जिसने झूठ बोला उसके ऊपर होगा ना। हाँ, कंपनी झूठ कौन बोलेगा? तो सब्सक्राइबर ने बोला होगा, डायरेक्टर ने बोला, ये तो लिखिए बात। प्रमोटर झूठ बोलेगा या फर्स्ट डायरेक्टर झूठ बोलेंगे, या फिर जिसने डिक्लेरेशन दी है सीए वगैरह वो झूठ बोलेंगे, तो वो 447 के लिए लायबल है। क्या कह रहे हो? हाँ, सेम ही तो है। यहां पे झूठ पाया गया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और यहां पे झूठ पाया गया कंपनी के बनने के बाद, ठीक है। हाँ, अब जो तुम कह रहे हो वो अगली बात ये है, अगर झूठ फरेब इतना ही भयंकर निकला कि जज को ये लगता है, ट्रिब्यूनल मतलब कंपनी लॉ की कोर्ट, ट्रिब्यूनल को बोल सकते हो कोर्ट, कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कंपनी इतने झूठे मेटेरियल फैक्ट के ऊपर बनाई गई है, इतनी बातों को छुपाया गया है, इतने झूठे फ्रॉड काम किए गए हैं, तो कोर्ट चाहे तो क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि इस कंपनी का मैनेजमेंट के लोगों को डिलीट करके दूसरे नए मैनेजमेंट के लोग लाए जाएं, है ना, उन्हें हटा दिया जाएगा। जैसे आज से बहुत साल पहले सत्यम के साथ हुआ था। सत्यम एक कंपनी थी, उसने फ्रॉड किया, इंडिया का बहुत बड़ा फ्रॉड किया, साइबर कैफे टाइप ऑफ कंपनी थी, है ना, आईटी कंपनी थी। तो जब फ्रॉड पकड़ा गया तो सत्यम कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट था सब पे गवर्नमेंट ने नए मैनेजमेंट के लोग बिठाए। तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो सब तो जेल चले गए, ठीक है ना। अगली बात, मैनेजमेंट बदल सकते हैं, डायरेक्टर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो क्या कर सकते हैं? लुट जाएंगे भाई, घर से पैसा देना पड़ेगा फिर। अगली बात, कंपनी का नाम रजिस्ट्रार से हटा सकते हैं, रजिस्टर से। कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाने का मतलब यह है कि कंपनी को क्या करेंगे अब? हाँ, बंद कर देंगे। अनरजिस्टर्ड कंपनी मतलब बंद करना पड़ेगा, या फिर सीधा डायरेक्ट क्या कर दो? वाइंड अप कर दो, यानी कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो कि भैया कंपनी को क्या कर दो? बंद। और सबसे खतरनाक बात, कोर्ट वो ऑर्डर पास करेगा जो उसे ठीक लगेगा, डीम्ड फिट, जो उसे ठीक लगे। हाँ, इतने खतरनाक काम करने से पहले तुम्हें क्या मिलेगा? एक मुलाकात का मौका। कोर्ट गाना गाया, एक मुलाकात जरूरी, एक मुलाकात जरूरी जीने, एक मुलाकात तो जरूरी है, तो वो मुलाकात का मौका मिलेगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि भैया तुम्हें कह देंगे बस कल से कंपनी बंद बना, ना, प्यार मोहब्बत से तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बताओ कि भाई तुम अपनी सफाई में कुछ, जैसे वो नहीं होता पिक्चरों में दिखाते हैं, मुझे उनसे पूछते हैं क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, बस वो शब्द बोले जाएंगे, है ना। तो पेमेंट लायबिलिटी की सारी ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले ऑर्डर निकाले जाएंगे। कौन से ऑर्डर? ये 4 में से कोई भी एक ऑर्डर निकल जाएगा। मैनेजमेंट बदल देंगे, लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे, या फिर नाम रजिस्टर से हटा देंगे, या फिर तुम्हें वाइंड अप के ऑर्डर आ जाएंगे। कंपनी बनाने के लिए आजकल
एक बहुत आसान सा तरीका खोजा गया है, क्या? स्पाइस। क्या खोजा गया है? इजी फॉर्मेशन के लिए। तो नेट पे डालना, स्पाइस डाल देना, है ना, और कंपनी बन के बाबू तैयार हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, ये क्या हो गया, वो क्या होगा, फलाना दिमाग का, है ना। जैसे तुम डालोगे ना, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में स्पाइस नाम से तुम्हें मिल जाएगा। देखो ये रहे। फॉर्म बता दो, फॉर्म। ठीक है ना, राइट। कि कौन कौन सी कंपनी खोलनी है उसके अलग अलग फॉर्म है। पेमेंट के सारे ऑप्शन यही मिल जाएंगे तुम्हें, एलएलपी के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये रहा फॉर्म, ठीक है। तो ये सब सी इंटर की बात, ये सब सी इंटर में याद करने हैं तुम्हें। हाँ याद ऐसे करने मतलब, हाँ याद करने पड़ेंगे ना फॉर्म नंबर वगैरह। तो सी इंटर में तुम याद करोगे कि एलएलपी खोलते हैं तो कौन सा फॉर्म जमा होता है, प्राइवेट कंपनी में लिए कौन सा फॉर्म जमा होता है। स्पाइस तो पोर्टल है, क्या है बाबू? वो स्पाइस है ना, स्पाइस इज अ वेब सर्विस। लॉगिन करेंगे और फिर अपना क्रेडेंशियल डालेंगे तो क्या होगा, कंपनी बनाने में काम आएगा ये। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एफएक्यू दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये सब फॉर्म वगैरह ना, आईएनसी, इनकॉर्पोरेशन 3, इनकॉर्पोरेशन, इस तरीके से फॉर्म आपको मिलेंगे भरने के लिए। तो इंटर का मामला है। तो भाई स्पाइस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट होती है आजकल इलेक्ट्रॉनिकल, तो उसमें स्पाइस बोलते हैं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अगली बात जो बहुत ही टुच्ची बात है, जिसे तुम चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, सुन लो जरा ध्यान से, है ना। कंपनी बनने का मतलब क्या होगा बाबू? कंपनी हो गई बॉडी कॉर्पोरेट। क्या हो गई? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक ऐसी बॉडी जिसका अलग अस्तित्व है, चिट्टी। अरे सिंपल फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, एग्जिस्टेंस आ गई उसको, है ना। परपेचुअल सक्सेशन आ गया, ये पढ़ चुके, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब एक बात देखना, ये सारे केस लो तुम छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन से क्या पता लगा, कंपनी क्या होती है। तो भाई इसे पढ़ने की क्या जरूरत है फिर, ऐसे वाले मजे लेते हैं ना। जैसी कंपनी बन जाती है उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाती है, नहीं हो जाती, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता नहीं हो जाता, मैकॉरा वाला केस। तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है फिर, तो इसे हम छोड़ सकते हैं, है ना, राइट। एक कंपनी कंट्रोलिंग कंपनी होती है, दूसरी कंपनी बच्चा कंपनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी। तो फिर ये केस पढ़ने की जरूरत क्या है, जिसने ये बताया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, तो आपने बता तो दिया होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, तो ये हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, राइट। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, ये वाली बात। बस इसमें एक नई बात पता लगी कि कुछ कंपनी होती है जिनकी कैपिटल किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्या, कौन सी कंपनी होती है वो, गवर्नमेंट कंपनी। नशे में हो क्या, कौन सी कंपनी होती है वो, गवर्नमेंट कंपनी, जिसकी शेयर कैपिटल किसने रखी होती है, गवर्नमेंट। लेकिन एक जो नई बात है वो ये पता लगी, अगर किसी कंपनी के शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ले रखे हैं, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे अरबों रुपए के शेयर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो लेके निकल लेंगे, वो प्रेसिडेंट पोस्ट के शेयर हैं। बस उस प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे दी जाती है कि कंपनी, देश की किसी भी समस्या में अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि देश को पैसे की जरूरत है, तो वो अपनी होल्डिंग बेचकर वो पैसा देश को दे सकता है, नहीं कर सकता। इट डज नॉट मेक द कंपनी एजेंट। इसका मतलब ये नहीं कि जिस कंपनी के शेयर प्रेसिडेंट ने ले रखे हैं वो कंपनी एजेंट बन गई प्रेसिडेंट की, ऐसा नहीं है। वो प्रेसिडेंट पोस्ट के शेयर है, नहीं कम, वो किसके शेयर है वो, तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनके शेयर नहीं है, वो किसके शेयर हैं, प्रेसिडेंट पोस्ट के शेयर हैं। वो भी प्रेसिडेंट पोस्ट को मिलेगा, हाँ हाँ, वो उनके अपने पर्सनल नहीं है, नहीं, हाँ देखना
टोटल नेटवर्थ 39 लाख करोड़ आर द शेयर्स हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 9.7 लाख करोड़। समझ में आई ये बात? इतने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतने शेयर्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेसिडेंट है उनके मजा आके निकल लो, इन कंपनी में शेयर ले रखा है। देखो प्रेसिडेंट ने 75 ऐसी कंपनी जो प्रेसिडेंट पोस्ट से इतने शेयर ले रखे हैं। एंड यूनियन कंपनी लिमिटेड है ना, अब देखो 89% शेयर ले रखे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेसिडेंट के 63% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BML, ये थे भारत डायनामिक, भारत BHEL, ये इतने सारे शेयर। HMT 93, देख लो। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। इसके देखो पंजाब एंड सिंध बैंक 98% प्रेसिडेंट ने ले रखे हैं शेयर। यूको बैंक, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, SBI के 57% है प्रेसिडेंट के पास। SJVN 55। प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में डिसीजन है इनके। हाँ, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं, इस केस ने ये बोला कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ उसके शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी ले रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या बन गई, एजेंट बन गई, जो प्रेसिडेंट बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के शेयर हैं ये। कल को 5 साल के बाद प्रेसिडेंट रिटायर हो जाएंगे तो इसका मतलब नहीं वो ये 40 लाख करोड़ प्रेसिडेंट के हो गए। प्रेसिडेंट को रोल भी नहीं पा सकते। जैसे अभी मुर्मू है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते उनके। उनकी वोटिंग में वोटिंग रहेगी ना। वोटिंग रहेगी। हाँ, 98% शेयर उसके पास है, वोटिंग का क्या फायदा? जो भी है। अब सुनो ध्यान से इधर, इंडियन गवर्नमेंट के पास अलग अलग कंपनी में अलग अलग है। उस दिन दिखाया था जो गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाई थी उन्होंने, खत्म नहीं हुआ भाई। इधर होश में, इधर ध्यान दे लो। बच्चों वाली बात है जो पढ़ा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल बन जाएंगे क्या होगा? जो मेमोरेंडम आर्टिकल बनेंगे उसके हिसाब से कंपनी को बाइंड करना पड़ेगा। यानी कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से चलती है। यानी कि इससे हमें पता लगता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि क्या है, बाय लॉ। जैसे हम देश में चलते हैं अपने संविधान के अनुसार, संविधानिक राइट्स हैं हमारे पास, संवैधानिक ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ऐसी कंपनी के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनके मेमोरेंडम में और आर्टिकल में लिखी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ड्रग्स बेच दोगे, है ना। तो मेमोरेंडम में, लॉ में बताया गया है कि आप ड्रग्स जैसी चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते इंडिया में, कंपनी भी नहीं खोल सकते, ठीक है ना। मेमोरेंडम आर्टिकल के तहत ही आपके डेट और लायबिलिटी क्रिएट की जाएंगी, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये बच्चों वाली बात है भाई, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 4 नंबर में आ गया तो लिखना पड़ेगा। बताओ ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? भूल के बेइज्जती कराओगे अकाउंट्स की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर, ये तो ऑथराइज होती है। ऑथराइज कैपिटल याद है 12th में? मैक्सिमम अमाउंट कितना आप जनता से रिकवर कर सकते हो या शेयर इशू कर सकते हो। इसमें से इशूड कैपिटल क्या होती है? जितने मांगे हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से। अच्छा बताओ सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? जितने लोगों ने लिए यानी कि सब्सक्राइब किए। इसे आप बोलते हो नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टेकन बाय द पब्लिक। याद आई बात? इसका एग्जांपल भी वही है जो अकाउंट्स में करते हैं। कॉल्ड अप कौन सी होती है? जितने हमने कॉल करके पैसे मंगाए हैं। और पेड अप कौन सी होती है ना, जितने शेयर इशू करके पेड किए। बच्चों वाली बात है, ये हम अकाउंट्स में भी याद करते हैं, तो हम यहाँ भी यार आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि अकाउंट्स में इसके बेस पे तो हम अकाउंटिंग एंट्री डालते हैं, ठीक है। अच्छा तो शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है अकाउंट्स के हिसाब से? तुम शेयर क्या बोलते हो? शेयर मीन्स द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम ये तो याद करते हैं अकाउंट्स में। शेयर मतलब वो शेयर जो कंपनी की कैपिटल में मेरा हिस्सा होता है, तो इक्विटी शेयर के नाम से जानते नहीं। ये अधूरी इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स में याद कर लेते हैं। जज साहब ने एक केस में बोला शेयर का मतलब तुम्हारे इक्विटी का हिस्सा तो है ही, साथ में तुम्हारा जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसका भी हिस्सा क्या होता है? शेयर। तो उन्होंने कहा इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है ना। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, शेयर इज नॉट द सम ऑफ मनी। होश में याद करना है बात। शेयर पैसे, हिस्सा पैसे में हिस्सा नहीं है, बल्कि ये क्या है?
बल्कि क्या है ये, इंटरेस्ट मेजर्ड इन द सम ऑफ मनी। इंटरेस्ट मतलब मेरा उसमें है ना इंटरेस्ट कितना, हिस्सा कितना है। भाई एक कंपनी मान लो भैया रिलायंस है, तुमने रिलायंस के 10 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, तो तुम्हारा कंपनी में 10 लाख का हिस्सा है ना 10 लाख का अमाउंट तो है, लेकिन तुम खुद सोचो तुम कंपनी में कितना वो लोगे, इंटरेस्ट कितना लोगे काम में, है ना। तुम बस उतना ही इंटरेस्ट लोगे कंपनी। जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम क्या कहते हैं घर वालों के काम में कितना इंटरेस्ट लेते हो, मम्मी कह रही है भाई ये राशन का सामान ले, तुम कितना इंटरेस्ट लेते हो, कुछ नहीं, है ना, मैं नहीं ला रहा, ये नहीं ला रहा, इंटरेस्ट। लेकिन उस काम में मम्मी का पूरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मम्मी को पता है कि भैया अगर आटा दाल चावल नहीं आया तो खाना नहीं बन पाएगा। तो इंटरेस्ट में तो समझ गए ना, यह इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मेरा अपना खुद के मन लगाना कि मेरा कंपनी में कितना मन है। तो पाया जाता है कि तुम्हारा कंपनी में उतना ही मन होता है कि बस तुम्हारा 10 लाख रुपया किसी तरह क्या रहे, सेफ रहे, बचा रहे। तो जज ने इस केस में ये बोला कि शेयर इज नॉट द सम ऑफ मनी, कि भैया मैंने रिलायंस में 10 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं। खाली शेयर का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा पैसा कितना है, बल्कि शेयर का मतलब होता है इट इज एन इंटरेस्ट मेजर बाय द सम ऑफ मनी, कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है जिसे पैसों में नापा गया है। तो तुम्हें अगर कोई कह दे कि भाई तुम रिलायंस के लिए क्या दुआ बनाओगे, तो मेरा सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है, मैं रिलायंस में इतनी दुआ बनाऊंगी मेरे 10 लाख रुपए मिल जाए बस, है कि नहीं बात, इतना ही तो इंटरेस्ट है मेरा। अब रिलायंस घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये मतलब है कि भाई मैंने जिस कंपनी के शेयर ले रखे हैं उतना पैसा मुझे मिल जाए जितना मैंने उसमें लागत लगा रखी है। तो वो तो डिविडेंड आता रहता है हर साल, है ना, नहीं डिविडेंड तो क्रेडिट होता रहता है, मुझे तो अपनी लागत का वो रहता है कि इतना मुझे मिलता रहे, है ना, तो कोई खास बात नहीं है। बात समझ में? तो क्या याद रखोगे, शेयर मीन्स द, शेयर्स का मतलब क्या होगा, शेयर मीन्स नॉट ओनली द सम ऑफ मनी, पैसा तो है ही पर खाली पैसा नहीं बट। तो पहले जब एमसीक्यू पेपर हुआ करता ना, आज से 10-15 साल पहले, तब ये क्वेश्चन बहुत चलन में था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो शेयर इज नॉट द सम ऑफ मनी बट इट इज द इंटरेस्ट मेजर इन द मनी, कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना कंपनी के अंदर वो क्या हो जाए, मेजर हो जाए, है ना। अब जैसे कोई तुम्हें कहे तुम्हारा आरकेजी में क्या इंटरेस्ट है, तो तुम पता बच्चा क्या बोलेगा, बस इतना इंटरेस्ट है कि मेरा कोर्स हो जाए है ना, बाकी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। कुर्सी टूट गई तुम्हें इसमें कोई, है ना, क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लाइट आ गई चली गई तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्वर्टर खराब हो रहा है, जनरेटर खराब हो रहा है, तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें सिर्फ कितना इंटरेस्ट है, जब मैं क्लास में हूँ तो लाइट आ रही है, शाम को आए ना आए, सुबह आए ना, मुझे इसमें कोई, भाई मुझे कोई यहाँ इंटरेस्ट मतलब मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है, जब मैं हूँ हाँ बात खत्म, है ना। कोई टीचर बीमार हो रहा है नहीं हो रहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी बीमार नहीं होना चाहिए बस, तो है ना, सही बात है ना। तो तुम्हारा इसलिए किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट होगा, हाँ, इसलिए उसके इंटरेस्ट को पैसे में नापा गया है कि बस वो इतनी दुआ बनाएगा कि मेरा पैसा इतना है, उतना बचा रहे बस, ठीक है ना। उसके राइट्स रिलेटेड क्या है, मनी के बचे रहे। शेयर क्या होती है भाई, मूवेबल इमूवेबल, अच्छा मूवेबल, मैं बेच नहीं सकता, शेयर मार्केट खुल रही है भाई, शेयर मार्केट खुल रही है, मैं क्लिक करूंगा बिक जाएंगे शेयर। शेयर क्या होते हैं, नंबर फॉर्म में होते हैं, 1 शेयर 2 शेयर, परसेंटेज में नहीं होते, कहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। कितने तरह के शेयर होते हैं बाबू, एक होता है इक्विटी शेयर वोटिंग राइट और एक होता है इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट, है ना, अभी बता रहा हूं। और दूसरा कौन सा होता है, ये तुम जानते हो। प्रेफरेंस में क्या होता है, डिविडेंड में उन्हें पहला मिलेगा डिविडेंड, याद आ गई बात, अकाउंट से पढ़ा है, और अगर कंपनी वाइंड अप होती है रीपेमेंट में भी उनको पहले पैसा मिलेगा, हाँ फिक्स होता है। अब आते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है, तो तुम्हें इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं बाबू। 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिल रहा तो नहीं सुन तो लो, अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे इंडिया में पहली कंपनी थी जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स थी, टाटा मोटर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसे हमने नाम दिया टाटा मोटर्स डीवीआर। समझो ना शेडियो, टाटा मोटर्स डीवीआर भाई 800 रुपए के आसपास का चल रहा है, बताओ यार। लिया था पता है मैंने कितने का, 200 रुपए का, अभी है 200 रुपए के 100 शेयर लिए थे, अभी है नहीं पता कितने के बेच दिए, 300 पे। अरे
कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। तो यार मुझे लगा 50% रिटर्न नहीं आ गई भाई, 200 रुपये का शेयर 100 रुपये का प्रॉफिट, 50% रिटर्न आ गई, कहाँ मिलती है ना। और ये पता कब बेचे थे? 2022 में। मात्र एक छोटे से टाइम फ्रेम में ये 300 रुपये से 800 पहुंच गया। भारी नुकसान। जो प्रॉफिट हुआ शेयर मार्केट का सबसे बढ़िया मजेदार चीज यही है, इंसान को, जैसे मेरे जैसे इंसान, तुम्हारे जैसे इंसान को ये प्रॉफिट नजर नहीं आता कि 200 का शेयर 300 बेच के प्रॉफिट कमाया। ये नुकसान दिखता है कि 800 का शेयर 300 में बेच दिया, यानी कितने रुपए का लॉस कर लिया, यानी 50,000 रुपए का प्रॉफिट और होता। हमने बेशक 1 घंटे में प्रॉफिट करा, पर हमें लगता है कि 1 घंटे और रुकता तो और प्रॉफिट होता। हाँ, या कुछ महीने और रुक जाता। तो अब मुझे लगता है कि यार 2022 के एंड में बेच दिया और 1 डेढ़ 2 कुछ साल रुक जाता तो 800 रुपये बेचता, 600 बेचता, तो जहाँ 10,000 का प्रॉफिट कमाया वहाँ 60,000 का होता। और कुछ करना थोड़ी था 60,000 के प्रॉफिट के लिए, सिर्फ लेकर रखना था। मेहनत थोड़ी, ईंटें थोड़ी उठा रहा हूँ मैं, है कि नहीं बात। लेकिन चलो ये तो दुख की बात हो गई, मेरे दुख दर्द पीड़ा यही होती है जो आज भी ये शेयर देखकर दिल में उठती है। लेकिन मुद्दा ये कि डीवीआर क्या होता है? ये होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब है टाटा मोटर्स, डीवीआर ने मुझे ये बोला कि भाई अगर टाटा मोटर्स का तू डीवीआर लेगा तो तेरा 1 शेयर 1 वोट नहीं होगा, तेरा होगा 10 शेयर 1 वोट। तो अच्छा, जनरल वोटिंग राइट क्या होता है? नहीं, जनरल वोटिंग राइट होता है 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो मेरा वोटिंग राइट कम हो गया नहीं हो गया? पहले मेरी 100 शेयर पे 100 वोट होती थी, अब डीवीआर वाले कह रहे हैं आपकी 100 शेयर में 10 वोट होंगी, 10 शेयर का 1 वोट हो गया ना। हाँ बता तो रहा हूँ क्यों लूंगा। फिर मैंने बोला मेरी वोटिंग पावर कम कर रहे हो तुम, तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम्हारी वोटिंग तो कम कर रहे हैं, डिविडेंड ज़्यादा ले लो। तो डीवीआर में डिविडेंड ज़्यादा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो मैंने डिविडेंड ज़्यादा लेने के लिए डीवीआर ले लिया। मैं पहली बात तो हम वोटिंग ही कहाँ करते हैं, तुमने कभी करी वोटिंग? मैंने आज तक किसी भी शेयर में वोट नहीं करी। मान लो मेरे डीमैट में 10 कंपनी के शेयर हैं, 10 में से आज तक मैंने जिंदगी में 1 शेयर में वोट नहीं डाली। वोटिंग के वो आते रहते हैं बस ईमेल्स कि वोटिंग इतने से इतने तक लाइन पे खुली है, वहां पे क्वेश्चन आएंगे, वोट कर देना। हाँ हमेशा आती है ना। वोटिंग लाइन दिखा दूंगा अगली बार, है ना, कि ये ईमेल में ये देखो ये वोटिंग आ रही है। अब कौन दिमाग लगाएगा उसमें? उसके लिए कंपनी का बिजनेस तो पता होना चाहिए। नहीं कुछ भी क्या, समझ में आई बात? डीवीआर समझ गए? तो इसलिए इक्विटी शेयर में कितने तरह के शेयर होते हैं भाई? ओ भाई, वोटिंग राइट मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू, और डीवीआर मतलब, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? टाटा मोटर्स डीवीआर। इंडिया की 2008 में दिया था उन्होंने शेयर डीवीआर। नहीं अरे भाग, अभी खरीदा था कोरोना से पहले, कोरोना के बाद खरीदा था, जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी तब खरीदा था, कोरोना के टाइम पे। ठीक है, तो बाबू अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हम? मोए मोए। क्या पढ़ेंगे? मोए मोए। और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, ये पढ़ेंगे हाँ अगली क्लास में। चलो भैया, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ के आएंगे सभी बालक।